नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और हर हफ्ते की तरह इस बार फिर हम आपके साथ लेकर आ गए हैं आपके लिए खास शो खबरों के खिलाड़ी। और इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों का खास पैनल मौजूद है। और देखिए, देश में जो कुछ हो रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि खबरों के पीछे की कहानी क्या है और वो उसके पीछे की पूरी जानकारी आप तक इस खास शो के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके आगे पीछे के मायने क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उस पर जो राजनीति हो रही है, खास करके तब जब कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया है कि कांग्रेस के आला नेता प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ही तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है। लेकिन यह फैसला आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचकर लिया, इसके पीछे की रणनीति क्या है, वजह क्या हो सकती है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे और इस पर जो राजनीति हो रही है उसके भी मायने समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास लोग मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी मौजूद हैं हमारे साथ, समीर चौगावकर साहब हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, गुंजा कपूर जी हैं और राहुल महाजन साहब हैं। बहुत अहम हो जाता है समझना कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। गुंजा जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया उस पर राजनीति खूब हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके अपने व्यूज तो हैं, बीजेपी सीधे तौर पर राम विरोधी कह रही है, लेकिन ये बड़ा पर्सनल सा सवाल है, मैं भी समझना चाह रहा हूं क्योंकि एक मन में सबके सवाल आता है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों। सोनिया गांधी नहीं जाती, हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं वो चले जाते, एक मैसेजिंग भी होती और चाहे लोगों को भी समझ में आता कि हाँ कांग्रेस का उस तरह का विरोध नहीं है। लेकिन इतना बड़ा फैसला और क्या सोच कर लिया गया? थैंक यू सो मच, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मुझे बुलाया, वो भी इतने सीनियर लोग के साथ। तो आपने जो प्रश्न उठाया कि एक मैसेजिंग हो जाती, शायद निमंत्रण को मना करना भी एक प्रकार की मैसेजिंग है जो कांग्रेस पार्टी देना चाह रही है उस पर्टिकुलर वोट बैंक को, जिसके जो वो जानती है कि वो एक वही वोट बैंक रह गया है शायद जो उनको उनकी नैया को इस बार 2024 में जितनी भी उनकी लिमिटेड सीट्स आएंगी उसको पार लगाएगा। वो नहीं चाहते हैं ये दिखाना कि वो 80% आबादी जो इस देश की है उसके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाते, कैसे चले जाते वो तो उनके लिए तो राम भगवान मिथ्या थे। आई थिंक जो 550 वर्ष का जो एक संघर्ष रहा है उसमें आप कई माइलस्टोन्स आए हैं और उन सब में देखिए तो जो सोनियाज कांग्रेस है जो मैं आज कहती हूँ उसकी भूमिका आप देखिए तो बहुत ही नकारात्मक रही है हमेशा की तरह। तो इस बार भी वो नहीं दिखाना चाहेंगे ना अपने आप को। अगर आ गए वो निमंत्रण में तो दो बातें होंगी। पहला चीज, उनको स्टेज शेयर करना पड़ेगा, उनको जो समूह है उसमें उन सभी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो राम मंदिर संघर्ष में एक सकारात्मक भूमिका निभा रहे थे। तो वो शायद उनका जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक है उसे बड़ा नाराज कर देती। दूसरी बात ये होती कि जो कांग्रेस का जो एक खोखले सेक्युलरिज्म की जो वो एक चर्चा हमेशा से करते आए हैं कि नहीं, हम अगर रिलीजन इज पर्सनल बट यू नो इट शुड नॉट कम इनटू पॉलिटिक्स, वो उस खोखलेपन को एक बार और एक्सपोज कर देता, जो कि बार बार होता आया है। जब भी नरेंद्र मोदी जी कुंभ गए थे तो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस नेता जो पुराने नेता थे उनकी कुंभ की तस्वीरें डाली थी। क्यों? तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो कांग्रेस इज वेरी कंफ्यूज इन दैट वे एंड इट हैज कॉन्स्टेंटली बीन कंफ्यूज। इंदिरा गांधी 1984 वेंट आउट और भारत माता मंदिर का इनॉग्रेशन किया था। तब क्या इंदिरा गांधी के लिए वो क्या था? वो एक पॉलिटिकल मुद्दा था कि एक पर्सनल मुद्दा था? तब क्यों स्वीकार किया उन्होंने? उसी तरीके से नेहरू जी ने कहा कि नहीं, सोमनाथ में हम राजनीति से अलग रहेंगे। तो कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है, कोई आइडियोलॉजी रह नहीं गई है, सिर्फ एक वोट बैंक रह गया है और वो वोट बैंक भी बहुत तेजी से फिसलता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से सऊदी ने स्मृति ईरानी को एक रेड कार्पेट वेलकम दिया, वो मदीना तक चली गई, वहां पर सो देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो आज मोदी जी की पॉलिसीज को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, जो कांग्रेस को और कंफ्यूज कर रही है कि हम जनेऊधारी हैं कि हम सेक्युलर हैं, हम कुंभ में जाएं कि ना जाएं, हम हनुमान भक्त हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे। तो बड़ा सारा कंफ्यूजन है उनके दिमाग में। तो उसी कंफ्यूजन को लेकर उन्होंने कहा चलो भाई हम दूर रहते हैं और एक स्टांस क्लियर करते हैं कि भाई हम राम मंदिर के साथ तो नहीं है। ठीक है, दूर रहते हैं, ये स्टांस क्लियर करते हैं, ये गुंजा जी को लगता है। राहुल सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, बड़ा सीधा सवाल है। जिस तरीके से उन्होंने कहा, एक तो सेकुलरिज्म वाला मामला, क्या ये एक बड़ी वजह है? दूसरा, अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से बयान आ रहे थे, पहले आप याद दिलाने लगते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इतना बड़ा फैसला लिया आपने और मैसेजिंग वैसी हो रही है जैसी गुंजा जी कह रही है, या कुछ और इसके पीछे है? मुझे लगता है थोड़ा इल एडवाइज्ड है। क्या सिर्फ सोनिया गांधी अब कांग्रेस हैं?
अगर जो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो हैं वो 4 करोड़ से ज़्यादा राम नाम लिखकर पेपर जो हैं वो भिजवा रहे हैं वहाँ राम मंदिर वहाँ पर, और जहाँ हिमाचल में विक्रमादित्य जो हैं, जो वीरभद्र बहुत सीनियर नेता कांग्रेस के रहे हैं और अब तो नहीं है, लेकिन उनके बेटे कह रहे हैं कि मैं तो जाऊंगा, उनको इनविटेशन भी है। गुजरात के कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इस फैसले के खिलाफ हैं, उनके लिए राम जो हैं वो उनकी श्रद्धा का केंद्र हैं। तो ऐसी आवाज़ें जब अलग अलग जगह से आ रही हैं, कांग्रेस के भीतर ही आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक इल एडवाइज्ड फैसला है। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, खुद सोनिया गांधी हैं या फिर राजीव गांधी हैं, वो मंदिर नहीं गए हैं। हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास इंसिडेंट्स हैं। राजीव गांधी ने 1988 में अपनी पूरी यात्रा जो है वो एक मंदिर से शुरू की थी साउथ में, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस मुझे लगता है थोड़ा इल एडवाइज। अच्छा, अब मैं एक जगह पढ़ रहा था, बड़ा पोटेंट वहाँ पे चीज़ बताई गई, वो ये कहा गया कि अगर सोनिया गांधी इस जो समारोह में या फिर इस पूरे जो आयोजन है इसमें जाती, तो क्या फोकस वो नहीं होती कि सोनिया गांधी वहाँ गई हैं, वो फोकस नहीं बनती, बहुत बड़ा फोकस बनती। तो मुझे लगता है पब्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम ये कहते हैं कि किसी एक कहें कि अपने ऊपर जो स्पॉटलाइट लाने के मुद्दे से, वो भी इल एडवाइज्ड हैं। अब कांग्रेस अब जिस तरह की राजनीति कर रही है वो है जो है अल्पसंख्यकों की राजनीति। क्या अल्पसंख्यक इस देश में मिलकर भी एक पार्टी को जो है वो केंद्र की राजनीति में जिता सकते हैं? बड़ा मुश्किल है ये। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक इल एडवाइज्ड वे में कांग्रेस ने ये काम किया है। और अगर आप बाकी पार्टियों को भी देखें, जैसे तृणमूल कांग्रेस है या फिर बाकी दल हैं, एसपी है, उनकी भी पॉलिटिक्स क्योंकि एक जो मुसलमान या फिर मुस्लिम समुदाय के ऊपर टिकी हुई है, तो उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान इसीलिए आ रहे हैं या वो नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके भी आप घरों में देखें या फिर उनके काम देखें, जैसे ममता बनर्जी अपने यहाँ पर वो भगवान विष्णु के अवतार का एक मंदिर बनवा रही हैं, अब सरकारी पैसे से बनवा रही हैं, तो क्या उनकी आस्था नहीं ऐसी बनवा रही? तो अगर समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव हैं, उनकी पत्नी का बयान देखें, तो क्या वो ऐसा नहीं है कि मैं तो जाऊंगी? तो मुझे लगता है कि ये सारा पॉलिटिक्स असाइड, बट अगर मैं इसमें आस्था की बात करूं तो बहुत सारी पार्टियां सिर्फ इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनको दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। ये हम बात आप कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, एक तो उदाहरण देता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं यहाँ रहता हूँ वहाँ पे कम से कम 1200 लोग रहते हैं और अभी से एक तैयारी चल रही है। बिहार का हूँ, इलाहाबाद में पैदा हुआ, दोनों जगह जब लोगों से बात होती है अलग अलग तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं। एक ये थॉट प्रोसेस है। दूसरा, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। ममता बनर्जी नहीं जाती हैं, अखिलेश नहीं जाते हैं, उनकी अपनी स्टेट पॉलिटिक्स है। लेकिन कांग्रेस तो पैन इंडिया पार्टी है ना, देश की राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। फिर इस तरह का फैसला, और जो लोगों के अंदर, आम आदमी के अंदर जो सोच है, वो सीधा हिट नहीं कर रहा है क्या इससे? अगर आप 80% को भूलकर ही चुनाव में जाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, एक तो ये कि 80% को भूलने जैसा नहीं है। बहुत से हिंदू हैं जो वोट करते हैं कांग्रेस पार्टी को, अगर नहीं करते तो उनकी सरकारें नहीं बन जाती तेलंगाना और कर्नाटक में। लेकिन ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, 1 सांसद। देश का एक और बड़ा राज्य बिहार 40 लोकसभा सीटें, 1 सांसद। मध्य प्रदेश कमलनाथ अकेले सांसद, अब नकुलनाथ अकेले सांसद, छिंदवाड़ा अकेले, और कहीं नहीं। फिर राजस्थान कहीं नहीं, गुजरात कहीं नहीं, दिल्ली कहीं नहीं। कांग्रेस पार्टी ने रणनीतिक तौर पर तय किया कि जहां उसको साइजेबल वोट ऑफ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी वो साफ साफ मिले, उसके मुकाबिल वो सोचती है कि चलो ठीक है, ये वाला वर्ग जो है वो ये मान के चल रहा है कि राम मंदिर आंदोलन का पूरा विरोध कांग्रेस ने किया, तब भी वोट कर रहा है। वो ये मान के चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ये सेकुलर पॉलिटिक्स है, और जिसको अगर हम आज के शब्दों में फिर से कहें कि दोबारा कहें, तो जो नेहरू जी का आइडिया ऑफ इंडिया था, जो आइडिया ऑफ इंडिया कहता था कि सोमनाथ मंदिर में सरकारी खर्च नहीं होना चाहिए, सोमनाथ मंदिर में किसी भी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, वो नहीं गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आस्था थी, वो चले गए। तो एक तरह से हम कहें कि जो शायद बीच में इंदिरा गांधी जी के समय में, और देखिए ये कोई भ्रम नहीं है, इसको दूर करना चाहिए, नेहरू जी कभी भी अपने को हिंदू आइडेंटिटी से नहीं जोड़कर देखते थे।
ये कोई छिपी बात नहीं। उनके पत्राचार आप देखिए, अलग अलग तरह की चिट्ठियां देखिए। जो वहां अयोध्या के डीएम थे नैयर साहब, उनके साथ जो उनका पत्राचार है तो बहुत स्पष्ट है कि ये सब होना नहीं चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। उनका जो अपना भारत था उसमें कहीं हिंदू आइडेंटिटी की जगह नहीं थी। खोज के लाते हैं 2 तस्वीरें। एक तस्वीर है जिसमें नेहरू जी शीर्षासन कर रहे हैं, क्यों लाना पड़ा? क्योंकि मोदी जी ने योग दिवस बनवा दिया 21 जून को। दूसरी तस्वीर लाते हैं प्रयाग के महाकुंभ में, एक नहाते हुए कुंभ में। वो क्यों लाना पड़ा? क्योंकि वो भी मोदी जी चले गए थे और वहां उन्होंने तो जो सफाई कर्मचारी थे उनके पैर वैर भी धोए थे। अब नेहरू जी के समय से लेकर क्या भारत में हिंदुओं के बीच में जाति विद्वेष खत्म हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर पाई? नहीं कोशिश कर पाई। उसी की वजह से क्षेत्रीय पार्टियां पैदा हुई। क्षेत्रीय पार्टियों को यह भ्रम है कि हम मुस्लिम प्लस वो एक जाति, उसके आधार पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, उसका मानना है कि हमारी जो राजनीति है, डेवलपमेंट अलग है, सारी चीजें अलग है, हिंदू आइडेंटिटी है हमारी, हिंदू पहचान है। मुझे लगता है कि ये वाला जो चुनाव है 2024 का, ये सीधे सीधे नेहरू जी वाले सेकुलरिज्म और सोशलिज्म बनाम भारतीय जनता पार्टी के नेशनलिज्म और अपनी आइडेंटिटी, जिसको हम हिंदू राष्ट्र, हिंदू आइडेंटिटी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र कोई घोषित करने की चीज तो है नहीं, तो उसके बीच में होने वाला है। और उसको कांग्रेस पार्टी इस तरह से पेश कर रही है कि ये सेकुलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म है। वो राम मंदिर बनने को कम्युनल आंदोलन कहती रही है, संघ के लोगों को संघी कहकर कम्युनल कहती रही है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को तो कुछ मानने को ही तैयार नहीं थी। और आप देश इस तारीख को, मतलब एक तरह से कहें कि दर्ज होगी, विश्व हिंदू परिषद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पूरे भारत में हर हिंदू परिवार तक पहुंच रहा है। एक भी जगह आपको कोई उन्माद नहीं दिखेगा, उत्साह और उल्लास दिख रहा है। कांग्रेस क्लियर है कि इसमें हमको किस पक्ष में खड़ा होना, उसने अपना पक्ष तय किया है, अब वो चुनाव तय करेंगे। चुनाव तय करेगा, जाहिर सी बात है। राकेश जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, जो हर्षवर्धन जी ने कहा उसी से जोड़ रहा हूं मैं। कांग्रेस को पता था कि इसका फायदा हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए किनारा कर लिया गया, एक बात ये। और दूसरी बात, कुछ और तरीके भी हो सकते थे ना, मैसेजिंग अगर करनी है तो उसके तरीके कुछ और हो सकते थे, या यही मैसेज क्लियर है और दक्षिण की राजनीति को जोड़ने से, तो उसकी वजह से भी उसका भी दबाव है इस फैसले पर। हो गए माया मिली न राम। कांग्रेस कुछ उसी रास्ते पे चलती हुई दिख रही है। दोहरा चरित्र भारत देख रहा है। पहला कि आप राम मंदिर आंदोलन में नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी जी लाल किला के पास रामलीला जब होती है तो उसमें रामचंद्र जी को चंदन लगाने जाती है। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में सभी मंदिरों में, राम मंदिर नहीं सभी मंदिरों में 22 जनवरी को विशेष पूजन का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी तो राम वन गमन और कौशल्या जी के जो जन्म स्थल है उनका, रामचंद्र जी का ननिहाल है, उसके पुनरुद्धार को लेके बड़ा भारी प्रदर्शन तैयार करते हैं। जब कमलनाथ जी 15 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बने तो मध्य प्रदेश में वो चित्रकूट से लेके और आपके छत्तीसगढ़ तक राम वनगमन मार्ग को प्राथमिकता के साथ कर रहे थे। ये सारे जो विषय हैं, ये सारे विषय बताते हैं कि कांग्रेस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए वो ये निर्णय नहीं कर पा रही कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। जहां तक भारत की बात है तो आप देखिए कि भारत को राजनीतिक दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया गया है, एक अल्पसंख्यक, एक बहुसंख्यक। अब जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका सारा फोकस किस पे है? अल्पसंख्यक पे। तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है इंडिया गठबंधन में कि अल्पसंख्यक वोटों को हम अपने साथ किस तरह से ला सकते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक आशंका है, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि क्षेत्रीय दलों के पास अल्पसंख्यक और एक जाति, तो सब क्षेत्रीय दलों के पास एक एक जाति है, लेकिन कांग्रेस के पास अब कोई जाति नहीं बची। उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जब जातिगत सर्वे का विषय आया बिहार से, तो उन्होंने 4 चीजें गिनाई। उन्होंने कहा महिला, किसान, युवा और गरीब, ये देश की 4 जातियां हैं। अब यदि आप इनको देखिए तो सीधे सीधे आप पाएंगे कि 140 करोड़ की आबादी तो इसी में समाहित हो गई। तो कांग्रेस ना तो जनगणना का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पाई, न विरोध कर पाई, क्योंकि क्षेत्रीय दल की तरफ से ऐसा कॉर्ड खेला गया कि कांग्रेस उस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। तो आप देखिए कि 80 के दशक से लेके और अभी तक कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। और मुझे लगता है इसी वजह से जब चुनाव आता है और राहुल गांधी जब टेम्पल रन करते हैं, कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और जब सोनिया जी रामलीला में जाती हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारा चीज ये है कि 2 तरह के
दो नामों में सवारी लेके कांग्रेस जो चल रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि वो बैतरणी पार कर पाएगी। ये हम बात आप कह रहे हैं, जो आपने जिक्र किया जनेऊ का और टेम्पल रन का, वही सवाल मेरा था। मैं अवधेश जी आपसे ही सवाल है, चुनाव आते हैं जहां आपको लगता है वहां आप जनेऊ धारण कर लेते हैं, चुनाव आते हैं जहां लगता है तमाम नेता मंदिर भ्रमण करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो उसके बाद पार्टी एक स्टैंड ले लेती है कि हम नहीं जाएंगे। अब इस पर जिस तरीके से बीजेपी हमला कर रही है और जो एक लोगों के बीच सोच बन रही है, उससे कैसे निपटेगी कांग्रेस? कांग्रेस कैसे निपटेगी ये तो कांग्रेस का मसला है। हम लोगों को ये देखना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहले कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। अगर नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है? तो जैसे हर्षवर्धन जी ने याद दिलाया कि एक तो परिवार की परंपरा है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पहले निमंत्रण पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के नाते दिया गया था। जब उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निमंत्रण दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के पहले से उससे जुड़े थे। जब आजादी हो गई कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने लिखा है कि मुझे नेहरू जी ने बुलाया, कहा कि आप लोग जो सोमनाथ के मामले में इतना सक्रिय हैं, ये ठीक मुझे नहीं लग रहा है। ये हिंदू पुनरुत्थानवाद का इसका दुनिया में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, हमारे देश की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने उनको बताया है फिर कि हम कैसे किए हैं। तो वो उनको कई चीजें, इस समय जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सलाहकार और रणनीतिकार हैं, वो कांग्रेस के हालांकि वो लोग भी नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के समय में इस विषय पर कि भारत का स्वरूप चरित्र कैसा होना चाहिए, भारत की राजनीति का, भारत की सत्ता का, धर्म के प्रति, राजनीति के प्रति, पूरी व्यवस्था के प्रति क्या भूमिका होना चाहिए, कांग्रेस के अंदर ही उसमें बहस थी। दो मत चलते थे। वो दूसरा मत जो है इस समय कांग्रेस में बिल्कुल मृत प्राय जैसा है। और जो लोग इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी के रणनीतिकार हैं, उनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वो किस ढंग से उनको सलाह दे रहे हैं। तो एक तो उनको यह बताया गया होगा कि भैया जब नेहरू जी ने उसको ठुकरा दिया था उद्घाटन का, तो आप क्यों जाएंगी, क्योंकि ये तो फिर हमारा जो सेकुलर की पॉलिसी थी, वो नेहरूवादी पॉलिसी है, उसके ये विरुद्ध होगा। दूसरी बात ये आती है कि इसको देखिए, छोटे स्तर पर हम राजनीति से देख सकते हैं चुनाव में, उसका भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मूल कारण क्या है? राम मंदिर का आंदोलन एक मंदिर बनाने का आंदोलन नहीं है, या राम जी की केवल एक मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। हमारे देश, हमारा जो ये देश है, इसका मूल तत्व आध्यात्मिक सांस्कृतिक रहा है। अध्यात्म और संस्कृति के आधार पर यह भारत जो संपूर्ण देश में जो चेतना देता था, जो इसकी अंतः शक्ति थी, उसके आधार पर भारत दुनिया का वर्षों तक सिरमौर देश रहा है। अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेजों के आने के बाद तक का भी आर्थिक आंकड़े, अब व्यापार के आंकड़े देखते हैं तो भारत कहां रहा है। तो वो जो एक अंतस चेतना थी, तो फिर से अगर उस भारत का निर्माण है, जो आंदोलन था, वो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का था, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत को फिर से खड़ा करके जो विश्व कल्याण का भाव भारतीय राष्ट्र का रहा है, उस रूप में एक सशक्त हो, उस भाव से भारत खड़ा हो। जो मंदिर हमारे थे, जिसको आखिर मीर बाकी ने जाके उसी को क्यों तोड़ा होगा? क्योंकि जो हमारे इस प्रकार के जो मंदिर थे, वो आपको विकट परिस्थितियों से, आपके धर्म के विरुद्ध, आपके राष्ट्र के विरुद्ध, आपके समाज के विरुद्ध, आपके चरित्र के विरुद्ध जो हमले होते थे, उनमें खड़ा रहते हुए, विकट परिस्थिति में कठिनाइयां झेलते हुए, अपने प्राण को न्यौछावर करते हुए, परिवार की बलि चढ़ाते हुए भी वो आपको अंतः शक्ति देते थे, वहां से प्रेरणा मिलती थी। तो वैसे चीजों को ध्वस्त करो। तो अगर उस भाव से फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कि वो भाव संपूर्ण देश में जागे, संपूर्ण दुनिया में जो हिंदू समाज है उस रूप में जागे, और आध्यात्मिक संस्कृति के आधार पर विश्व कल्याण के लिए भारत उठ के खड़ा हो, तो उस राष्ट्र का, उस विचार का, उस संस्कृति का यह विरोध होता है कि हम उससे सहमत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो केवल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, उसका चुनावी लाभ तो उनका है ही है, क्योंकि केरल में आपको मुस्लिम लीग से गठबंधन करना है, मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही है। कई मुस्लिम नेता इस समय बता रहे हैं, फिर इस समय वीडियो भी जारी हुआ है, मौलाना मदनी का कह रहे हैं कि हम लोग उस अयोध्या फैसले से सहमत ही नहीं थे, अयोध्या फैसला बिल्कुल गलत हुआ है। तो एक धारा इस समय बह रही है। तो कांग्रेस को यह लगता है कि हम जाना है। तीसरा जो उनको यह लग रहा है कि जिस व्यक्ति को हमने खलनायक बना के पूरा पेश किया 2002 के बाद से, जिसके बारे में हमने क्या क्या कहा, जिसको जेल भेजवाने के लिए काम किया, दुनिया में उसके खिलाफ अभियान चलाए, उनको हमने फंडिंग किया, वो व्यक्ति वहां प्राण प्रतिष्ठा करेगा, वो भाषण देगा, उसके सामने हम वहां कैसे जाके बैठेंगे? उसके सामने अगर हम वहां बैठेंगे तो हम क्या मैसेज देंगे?
तो ये एक उसमें ये भी एक भाव रहा है। तो इसीलिए वो कंफ्यूजन वगैरह हम सब बात करते हैं। मूल बात यह है कि वर्तमान कांग्रेस का चरित्र जो है भारत की उस धारा के प्रतिकूल है जो भारत का मूल चरित्र रहा है। इस समय कांग्रेस के अंदर भी जैसे अर्जुन मोटवाडिया का बयान आ गया है कि हम लोगों के आदर्श थे, हमको बहुत धक्का पहुंचा है, वहां जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि हम तो आरएसएस के प्रति, मतलब आरएसएस को मैं धन्यवाद, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमको उन्होंने निमंत्रण दिया है। तो ये एक भाव भी उस खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया है, इससे जो पूरी एक बहस शुरू हुई है देश में कि हम कैसा भारत को देखना चाहते हैं, शायद कांग्रेस में भी वो आवाज उठेगी और संभव है कि वैचारिक रूप से हमको आने वाले समय में इसके परिणाम देखने पड़े कि कांग्रेस दो भागों में लेकर के खड़ी हो। ये आज आपको शायद ये लग रहा हो कि हम कोई जल्दीबाजी में बोल रहे हैं, लेकिन ये होना निश्चित है। और प्राण प्रतिष्ठा में बल्कि सामूचे विपक्ष ने एक प्रकार से देखा जाए, कांग्रेस ने तो बाद में किया है, ममता बनर्जी ने पहले किया, कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया है। एक समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि जिन लोगों ने अभी तक राम मंदिर को किसी भी प्रकार से विरोध किया कि आंदोलन सफल नहीं हो, मुकदमे सफल नहीं हो, कई बार राम जी को अयोध्या सीता जी की बहन बना करके जो नाटक करवाए गए थे, कम्युनिस्ट लोग कर रहे थे, विरोध किए थे, अब वहां किस मुंह से जाए? जिसका आप विरोध करते रहे वहां किस मुंह से जाए? ऐसे कई भाव इस समय चल रहे हैं। तो इन सारे भाव को हम मिला के देखें, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि इस राम मंदिर ने देश के सामने बिल्कुल दो धारा स्पष्ट कर दिया है। अब इस देश को तय करना है कि वो किस धारा के साथ जाना है। वो चुनाव में भी तय करना है, गैर चुनाव के स्तर पर भी तय करना है, राष्ट्र के भविष्य के निर्माण की दृष्टि से भी वो तय करना है। ये बात आप कह रहे हैं। विनोद सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस धारा का जिक्र कर रहे हैं, क्या धारा, मैं आऊंगा समीर जी के पास भी, ठीक है। समीर सर, जिस धारा का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, क्या वो धारा नहीं, इसीलिए मैं आपको बीच में लाना चाह रहा था, समीर सर, क्या धारा तय हो गई है? कांग्रेस ने धारा तय कर ली है और इसी धारा के सारे 2024 भी पार कर जाएगी कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? बीजेपी का इवेंट बता देना, एक ट्रस्ट बना, ट्रस्ट सब कुछ कर रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, मुझे लगता है, ठीक है, हो सकता है आप अपने नैतिकता के हिसाब से या तमाम चीजों के हिसाब से इतने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं दिखती, लेकिन क्या ये बीजेपी का इवेंट मान के चले हम इसको, जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर लिया कि उसे किस धारा पे चुनाव लड़ना है। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि 2024 का पहला चुनाव होने जा रहा है जो धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा, सीधे सीधे, जिसमें विकास सबसे पीछे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि सिर्फ हिंदू उन्हें वोट कभी पूरी तरीके से नहीं देते। अगर सिर्फ हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बहुत पहले आ चुकी होती। आज भी जब 2019 का भारतीय जनता पार्टी का वोट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट बैंक मिला था। तो ये निश्चित रूप से वोट प्रतिशत बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू भी वोट नहीं देते हैं, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत बताता है, और राज्य सरकारों में जिस हिसाब से कांग्रेस ने सरकारें बनाई वहां बताती है कि भाई कांग्रेस को मुसलमान भी वोट देते हैं और हिंदू भी वोट देते हैं। प्रतिशत किसी का ज्यादा और किसी का कम हो सकता है, लेकिन मिश्रित वोट दोनों पार्टियों को मिलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लगभग वोट नहीं देते हैं, कहीं अफवाद के रूप में मिल जाए तो बात दूसरी है, व्यक्ति के आधार पर। अदरवाइज मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलते, और भारतीय जनता पार्टी बात मानकर चलती है। और शायद इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि मुस्लिम उम्मीदवार कोई विधानसभा में या लोकसभा में न दिया जाए, क्योंकि उनका स्पष्ट क्लियर है कि भाई ना हमें उम्मीदवार देना, ना हमें आपके वोट चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 विकास के नाम पर तो बहस हो सकती है, अब 2024 विकास पे लड़ोगे तो विकास के नाम पर सहमति और असहमति दोनों हो सकती है, लेकिन जहां धर्म की बात आएगी, जहां हिंदुत्व की बात आएगी, तो वहां मुझे लगता है कि जो विकास से सहमत नहीं होगा वो हिंदुत्व से सहमत होगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे वर्ग को कि जो विकास पे शायद मोदी जी को वोट न करे या उसका ओपिनियन दूसरा हो, उसको धर्म के आधार पर हम कैसे अपने पाले में लेके आए, यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति निश्चित रूप से बनेगी। वो पार्टी ने घोषित भी कर दिया कि 25 तारीख से लेकर अगले 3 महीने तक 25 मार्च तक सब लोगों को विधानसभा से लेकर जाना है और इस मुद्दे को लगातार बना के रहना है। कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वहां ज्यादातर ऐसे दल है कि जो मुस्लिम वोट बैंक के जिनकी राजनीति मजबूरी है, ममता बनर्जी हो, फिर अखिलेश हो या स्टालिन का हो, कि जो अपना सनातन को वहां उनके बेटे ने गाली दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश और लालू भी मुस्लिम वोट बैंक पे बहुत निर्भर करते हैं। तो कांग्रेस की मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन में अगर वो नेतृत्व कर रही है और इंडिया गठबंधन में शामिल है तो उसे अपने गठबंधन सहयोग का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस के साथ 2019 का अगर आप चुनाव देखोगे तो कांग्रेस को जो बड़ा वोट बैंक मिला था या जो ज्यादा सीटें आई थी वो बेसिकली दक्षिण का बड़ी भूमिका रही थी। केरल में 20 से 15 सीटें कांग्रेस को आई थी। राहुल गांधी खुद वायनाड से सांसद बनकर आए थे जहां मुस्लिम वोट बैंक बड़ा है। तो कांग्रेस को यह भी देखना है कि राहुल गांधी को 2019 का चुनाव कहां से लड़ना है। फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से केरल में कांग्रेस का गठबंधन है।
लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ने की बात हो रही है, ममता बनर्जी से मिलकर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, लालू प्रसाद से गठबंधन की बात चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इन सब लोगों से गठबंधन की बात हो रही है तो कांग्रेस के लिए मजबूरी होगी कि इस कार्यक्रम से दूरी बनाए, क्योंकि बाकी लोगों ने भी दूरी बनाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने मना करा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने किसी नेता को यह नहीं कहा है कि किसी को वहां नहीं जाना है, ये सोनिया गांधी ने ठुकराया है। कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि ये कोई किसी के लिए निर्देश जारी नहीं किया कि पार्टी का कोई भी नेता राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा। व्यक्तिगत आधार पर जो जाना चाहता है उसको जाने की शायद मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है कि उन्हें अनुमति है। और हाँ, तो कोई अगर नेता उसके बारे में जाना चाहता है तो कांग्रेस को इसमें आपत्ति नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नेता व्यक्तिगत रूप से बयान देता है और जाता है तो ये पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पार्टी ने कोई लाइन नहीं खींची है कि हम नहीं जा रहे तो कोई भी नहीं जाएगा। ये पार्टी का आधिकारिक नहीं है, सोनिया गांधी नहीं जा रही है, उनकी व्यक्तिगत वो है। लेकिन सोनिया गांधी की व्यक्तिगत बात नहीं हो सकती, ये पार्टी का ओपिनियन। अगर सोनिया गांधी नहीं जा रही है, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं जा रही है, आपके लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की लाइन मानी जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि अगर सोनिया गांधी नहीं जा रही है तो ये कांग्रेस की लाइन है। एक जो मैसेज जाएगा, यही मैसेज जाएगा कि कांग्रेस कार्यक्रम से दूरी बना रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब ये मान के चल रही थी और कांग्रेस ने इस पर चिंतन भी किया होगा। जब निमंत्रण कांग्रेस को दिया गया था उसके बाद से अगर कांग्रेस ने लंबा समय लिया है विचार करने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस मामले में मंथन भी कर रही होगी कि हमारे जाने और न जाने से 2024 के चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ेगा, हमारे वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, हमारे जो चुनाव अभियान रहेगा उस पर क्या असर पड़ेगा, और क्या हमारे जाने और न जाने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा। इस पर उन्होंने अपना चिंतन विचार किया होगा। कांग्रेस को ऐसा लग रहा होगा कि उनके जाने से उनको नुकसान ज्यादा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उनका बड़ा जो वोट बैंक है शायद वो इससे नाराज हो सकता है। और अगर जाने से जो हिंदू वोट बैंक उन्हें मिलने की संभावना है जो नहीं मिलेगा जाने के बाद भी, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को ये राजनीतिक रूप से सूट करता होगा कि न जाना उनके हित में ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया। लेकिन यह है कि 2024 का चुनाव विकास की बात पर तो होगा, लेकिन विकास से ज्यादा धार्मिक भावनाओं पर लड़ा जाएगा। ठीक है, विनोद सर आ रहा हूं आपके पास। हर्षवर्धन जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे सर। नहीं, देखिए एक चीज थोड़ा सा अमीर जी ने कहा कि सोनिया जी ठुकरा दे रही हैं लेकिन पार्टी में कोई भी जाए, ऐसा नहीं है, इसको समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की राह में खूब रोड़े अटकाए और अभी तो स्थिति यह है कि शंकराचार्यों तक को विवाद में घसीटा गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो अभी न्यायालय से विवाद भी चल रहा है उनकी शंकराचार्य की गद्दी पर, जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी ने बाकायदा प्रयाग के कुंभ में कोशिश की थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं के सर पर ईंट रखवा कर वो अयोध्या के लिए कूच करने जा रहे थे। जब न्यायालय में निर्णय था, न्यायालय ने जो निर्णय दिया और जो कांग्रेस की भूमिका रही वो हमेशा संदिग्ध रही। न्यायालय का निर्णय ना आया होता, न्यायालय के निर्णय में भी 19 में कपिल सिब्बल भले दूसरे के तौर पर गए लेकिन तब वो कांग्रेस के नेता थे। और अगर आप ध्यान से देखिए तो सदानंद जी कहा गया, स्वामी सदानंद जी कहा गया, भारती तीर्थ महाराज जी कहा गया, और आज कांची कामकोटि के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती जी कह रहे हैं अद्भुत अवसर है, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद है, हम तो 40 दिन का यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञशाला में उनके यज्ञ हो रहा है। वो भारती तीर्थ जी कह रहे हैं तारक मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे। वो क्या कह रहे हैं उसकी बात नहीं की जा रही। यानी राम मंदिर को विवादित बनाए रखना था तब भी जब वो बनने की लड़ाई चल रही थी, राम मंदिर को विवादित बनाए रखना है तब भी जब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ये हिंदू जो आस्थावान हिंदू होगा वो ठुकरा नहीं सकता निमंत्रण। ये मैं बहुत स्पष्ट कह दूं। आप कह सकते हैं कि ठीक है ये राजनीतिक है, सब कुछ है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तीर्थ क्षेत्र न्यास को आप भारतीय जनता पार्टी का समानार्थी पर्यायवाची बता रहे हैं, तो उन्होंने तो राजनीति की, चलिए ठीक है, आपको न्योता देकर, और आपने ठुकरा कर राजनीति की। अब देश को तय करना है कि निमंत्रण देने वाली राजनीति के साथ चलेंगे या ठुकराने वाली राजनीति के साथ चलेंगे। तो ये कह देना कि नहीं कांग्रेस की लाइन नहीं, कांग्रेस की लाइन है राम मंदिर ये जो बन रहा है इसका विरोध करना, ये कांग्रेस की लाइन है। ठीक है, मैं आ रहा हूं गुंजा जी, 1 मिनट विनोद सर को ले आऊं चर्चा में। नहीं, एक बार आपके पास में आ जाऊं। गुंजा जी प्लीज, आप भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, तो समीर सर की बात को मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगी कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि उन्होंने कहा कि 2024 का जो चुनाव होगा वो धर्म पर होगा। राम मंदिर धर्म की सिर्फ बात नहीं ना, ये तो हमारी सांस्कृतिक पहचान की बात है, और कांग्रेस पार्टी इसको एक धर्म का मुद्दा बना रही है। बाकी कह रहे हैं कि नहीं, अब हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें राहुल गांधी की सीट बचानी है, नेहरू की विरासत को आगे लेके जाना है, मुस्लिम लीग के साथ हमें गठबंधन करना है।
बट क्या हम अगर दूसरे साइड पे देखें, भाजपा के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर, एक वादा था जिसे पूरा किया। आज तक भाजपा पे ये आरोप लगता था कि तारीख नहीं बताएंगे। आज जब उन्होंने मंदिर का एक न्यायालय के साथ चल के एक फैसला आ गया, थ्रू अ प्रोटोकॉल, उसके बाद हमने वो भूमि पूजन भी कर दिया, और उसी टर्म में जब इनॉग्रेशन भी हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, तब आप उसे सिर्फ धर्म का मुद्दा बना के कह रहे हैं कि ये पोलराइजेशन का एक अटेम्प्ट है। ये तो गलत है ना। जो व्यक्ति अपने मैनिफेस्टो में लिख रहा है जो चीज और उसी को पूरा कर रहे हैं, अब आप उसे धर्म का मुद्दा बना के वापस से उनके ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं। तो आई थिंक इस पूरे मुद्दे में धर्म और राजनीति को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही लेकर आ रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर रही है विनोद सर। धर्म और राजनीति की बात जिस तरह से हर्षवर्धन जी ने भी कही, अवधेश जी ने भी कही, गुंजा जी भी कह रही हैं, कांग्रेस ने जो भी सोचकर फैसला लिया हो, लेकिन क्या वो फैसला डिवेट हो गया बीजेपी की तरफ, ऐसा हो रहा है? देखिए, डिवेट हुआ कि नहीं हुआ ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन परिस्थितियां हर एक दल की अपने अलग अलग होती हैं। अब गुंजा ने कहा कि राजनीति और धर्म को कांग्रेस लेके आई है। ये राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति 1988 में ही आ गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने इसको अपना घोषणा पत्र में हिस्सा बनाया था, तो तभी से राजनीति शुरू हो गई थी। और भाजपा मंदिर आंदोलन के समर्थन में थी, आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे, और गैर भाजपा दल जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह का जनता दल भी शामिल था और सारे नेता थे और कांग्रेस भी शामिल थी, वो उस रथ यात्रा के विरोध में थे। तो राजनीति इस मुद्दे पर वहीं से शुरू हो गई थी, कोई आज राजनीति नहीं हो रही है। और ये कहना कि राम सिर्फ सांस्कृतिक मुद्दा है, धर्म का मुद्दा नहीं है, मतलब व्याख्याएं वही होंगी जो आप चाहेंगे। राम हमारी आस्था का प्रतीक है और आस्था धर्म से जुड़ी हुई है, संस्कृति का हिस्सा धर्म है, तो खाली सांस्कृतिक नहीं, राम एक धर्म का, धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है भाई। ऐसे आप कैसे उसको कह सकते हैं खाली सांस्कृतिक प्रतीक है? संस्कृति बड़ा विशाल वो है, आख्यान, उसमें जो है धर्म भी एक हिस्सा है। समीर ने लगभग वही सारी बातें कही जो मैं कह रहा था, इसलिए मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वो दोहरापन हो जाएगा। और स्पष्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें पवन खेड़ा जो प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भाई हमारे लोग जाना चाहे जाए। ये व्यक्तिगत निमंत्रण था, व्यक्तिगत निमंत्रण अस्वीकार किया है 3 नेताओं ने, इसीलिए लक्ष्मण सिंह जा रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह ने बात की, उनको कहा कि अब जाइए, आप जाना चाहते हैं। अजय राय अपना 15 तारीख को पूरी वो लेके पहुंच रहे हैं, क्या कहते हैं, यूपीपीसीसी। तो अलग अलग हिसाब से फैसला उन्होंने निर्णय लिया है। हर्षवर्धन जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस वो जो नेहरू वाइट जो लाइन थी कि धर्म और राजनीति या सरकार दोनों में एक सेपरेशन होना चाहिए, वो जो एक नेहरूवियन आइडिया था और जो चला इस देश में लंबे समय तक। और नेहरू अगर सोमनाथ मंदिर नहीं गए तो चुनाव तो नहीं हार गए, अगला लड़े, उसके बाद जीते, फिर जीते, फिर जीते, उसके बाद कांग्रेस जीतती रही। तो कारसेवकों, साधु संतों पर गोली चली गौरक्षा वाले मुद्दे पर, उसके बाद भी कांग्रेस जीती। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि खाली धर्म से के मुद्दे पर एक लाइन ले लो, उसी सारी चीजें तय हो जाए। अयोध्या मंदिर का मुद्दा भाजपा ने 88 में लिया, लेकिन चुनाव में बहुमत उसको मिला 2014 में, और तब मिला जब मंदिर चुनाव घोषणा पत्र में बहुत पीछे था। दूसरे सारे मुद्दे थे, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, करप्शन, महंगाई की मार, वो सारे, मोदी जी का एक व्यक्तित्व, वो सब मिला के तब 283 सीटें आती हैं। तो राम मंदिर से फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अकेले राम मंदिर से उसकी सरकार बनी हो, कम से कम मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राम, उसके साथ बहुत सारी चीजें थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक पूरा पैकेज लेके इस चुनाव में जाना चाहती है। वो खाली हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं जाएगी, हिंदुत्व का मुद्दा तो होगा, कोर मुद्दा होगा, राम मंदिर का मुद्दा भी होगा, लेकिन उसके साथ नरेंद्र मोदी सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं, जितने उनके दावे हैं, जितने उनके वादे हैं, वो सब जनता के बीच में लेके जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद भाई कल उन्होंने 2 काम किए मोदी जी ने, एक जाके कालाराम मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किया, कीर्तन किया, और उसके बाद मुंबई में जो है अटल सेतु का उद्घाटन भी किया। तो विकास और हिंदुत्व दोनों का एक पैकेज भाजपा लेके आ रही है। तो अब कांग्रेस को इसका मुकाबला करना है। अब कांग्रेस के सामने दुविधा क्या है? अगर वो मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चले जाते हैं, तो जैसा अभी किसी ने कहा, जो इस मुद्दे के पक्ष में जो समुदाय है वो तभी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, लेकिन जो समुदाय इसके पक्ष में नहीं है वो खिसक जाएगा। ये एक, तो उसको ये तय करना था कि भाई जो हमको वोट, अगर चुनावी दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, विशुद्ध राजनीति के नफे नुकसान से, तो जो हमको, हम चले भी जाएं वहां पर, फिर भी हमको वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमारे साथ है वो हमसे खिसक जाएगा।
तो पहले साथ है उसको तो समेटो, बाकी मुद्दों पर हम लड़ते रहेंगे, फिर हम न्याय यात्रा के जरिए लड़ें, इंडिया गठबंधन बना के लड़ें, कैसे लड़ें, वो अलग रणनीति का हिस्सा है। तो ये इसलिए कांग्रेस ने इतना समय लगा के ये नफा नुकसान का आकलन करके ये तय किया कि हमको जो नेहरू की लाइन है कि धर्म और राजनीति, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग वर्ग जो है सब चाहते हैं कि बिल्कुल धर्म और राजनीति गठबंध हो जाए, धर्म और सरकार गठबंध हो जाए। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो नहीं चाहता धर्म और सरकार एक दूसरे के से साथ चले। वो धर्म अपनी जगह व्यक्तिगत आस्था का विषय रहे और सरकार जो है अपने तरीके से काम करे। ये एक बड़ा एक वर्ग है यहाँ, ऐसा नहीं है। और उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, गैर हिंदू भी है, तमाम सब लोग हैं। इसीलिए भाई 63% की हम बात कर रहे हैं, जो 63% वोट गैर भाजपा वोट है, तो मंदिर का मुद्दा तो तब से चल रहा है। हाँ। तो उसके बाद भी तो इसलिए इसको सिर्फ ये देखना कि राम मंदिर के मुद्दे को ही लेके बीजेपी चुनाव में जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। राम मंदिर मुद्दा का होगा, हमने बनाया मंदिर, वादा पूरा किया। और राम मंदिर को लेकर के देखिए 3 चीजें थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब अडवाणी जी ने गिराई थी, भाजपा ने समर्थन वापस लेके गिरफ्तारी के बाद, तो क्या कहा था बुला के, जब मीटिंग हुई थी जो दिल्ली में अडवाणी जी और वीपी सिंह की, उसमें वीपी सिंह ने यही कहा था कि भाई या तो अदालत फैसला करे या संसद कानून बनाए या आपसी सहमति से हो। ठीक है, लेकिन वो बात नहीं बनी और वो सरकार गिर गई और उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद चलता रहा। यही हमेशा जो गैर भाजपा दल थे उनका स्टैंड यही था, इन्हीं 3 तरीके से फैसला हो। अदालत से फैसला हो गया, सबने स्वीकार कर लिया, विवाद का मतलब पटाक्षेप हो गया, मंदिर बन रहा, मंदिर बनेगा। अब मेरे 2-3 प्रश्न हैं। जब अदालत से फैसला हो गया कि मंदिर बनेगा, तो इतनी जल्दी क्या थी? अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करें? किस शास्त्र में लिखा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो? ये सवाल एक अब हिंदू के तौर पर भी उठाया जा सकता है। भाई जब राम मंदिर बनना ही बनना है तो 2024 में हो या 2025 में हो, क्या दिक्कत है? इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति है ना। अगर नहीं है तो क्यों इतनी जल्दी आप बना रहे हैं कि अभी 7 माले बनने हैं और 1 माला बन करके उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? कलश बाद में लगेगा, जबकि कलश पहले लगता है। कौन आदमी अपने घर में पहले चाहता है आधा अधूरा घर बना करके? नंबर 1। नंबर 2 जो है दूसरा कि भाई अप्रैल से पहले ही मुहूर्त क्यों निकाला गया? क्यों? चुनाव है इसलिए। रामनवमी के दिन फिर होना चाहिए था, जिस दिन राम का जन्म हुआ, प्रकटोत्सव हुआ। अगर वाकई आपकी हिंदू आस्था है, वाकई आपकी सनातन आस्था है और आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आप इन चीजों इन मानदंडों पर खरे उतरते। लेकिन आप भी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी है 2024 में मुद्दे को भुनाना है चुनाव में, इसलिए अप्रैल से पहले आप जनवरी में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो ये सवाल सर दोनों के लिए है ना कि राजनीति तो दोनों कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रहे हैं। राजनीति दोनों, मैंने तो कहा कि 1988 राजनीति शुरू हो गई थी जी, पालनपुर अधिवेशन से ही राजनीति शुरू हो गई थी। ठीक है, वो दोनों कर रहे हैं, मैं कहीं ना दोनों कर रहे हैं राजनीति। मैं कब कर रहा हूं दोनों नहीं कर रहे, लेकिन बार-बार कहा जा रहा है कांग्रेस राजनीति कर रही है, गैर भाजपा दल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति दोनों कर रहे हैं। भाजपा भी कहे कि हम भी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस भी कहे हम भी राजनीति कर रहे हैं। इतना साहस होना चाहिए दोनों के समर्थकों में कि हाँ हम भी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं दोनों राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल राजनीति कर ही रहे हैं। सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि एक इस बड़े भ्रम को दूर किया जाना चाहिए। और विनोद जी तो निश्चित तौर पर सब जानते हैं, मैं ये मानता हूं। और मैं चाहूंगा कि मैं जब बात खत्म करूंगा तो वो उदाहरण अपने बताएं, क्योंकि हम तो अपने पिताजी को भी मंदिर बनवाते देखे और हमने तो कई जीर्ण शीर्ण मंदिरों को भी देखा है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसके बाद मंदिर बनता जा रहा है। हम तो गांव घर वाले लोग हैं, हम लोग तो मतलब जानते हैं ना कि कैसे भव्य मंदिर छोड़ दीजिए, हम गांव के मंदिर की बात कर रहे हैं। मूर्ति लग जाती है, 4 ईंट लग गई, फिर किसी ने किया थोड़ा और हो गया, फिर किसी ने किया चबूतरा बनवा दिया, फिर किसी ने किया शिखर बनवा दिया, फिर किसी ने किया पंखा लगवा दिया, फिर किसी ने किया लाइट लगवा दी। ये मैं छोटे मंदिरों की बात कर रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के बन जाने या भव्य होने का कोई लेना देना नहीं है। किसी शास्त्र विधि पुराण में अगर लिखा हो तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा, माफी मांग लूंगा। लेकिन हमने हमारे पिताजी ने तो खुद मंदिर बनवाया गांव में, तो हम लोग जहां रहते हैं प्रतापगढ़ में, जहां हमारी ग्राम सभा है सिया, तो वहां मंदिर बनवाया, इसलिए हम जानते हैं। पहली बात। दूसरा ये कि जब हम कहते हैं कि इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर में टेंट में भी पूजा होती चली आ रही है। कौन लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? जो टेंट में रखवाने के लिए पूरा प्रयासरत थे, वो कह रहे हैं कि नाना भव्य क्यों बन गया। और जहां भी प्राण प्रतिष्ठा होनी, यहां भव्य गर्भगृह संपूर्ण हो चुका है। गर्भगृह में कोई काम बचा नहीं हुआ है। इस मंदिर में ढेर सारी और मूर्तियां होनी है। बाल रूप भगवान राम वहां पर प्रतिष्ठित होंगे, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नई मूर्ति लगती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होना तय होता है। अब इसमें कोई किसी को ऐतराज तो है नहीं कि संघ ने आंदोलन किया, विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया, आपने इसकी वजह से उनको कम्युनल कहा। ये सबसे बड़ी बात है। इसको बार बार अभी अमर उजाला पर भी जो लोग इसको ध्यान करके लिख लीजिए, सुन लीजिए। अब कोई कह रहा है कि
पालमपुर अधिवेशन में लाके राजनीति शुरू हुई। तो ताला खुलवाने का श्रेय किस सन में लिया गया था, कौन सी पार्टी थी, कौन कह रहा था कि नहीं नहीं हमने राजनीति, तो राजनीति कौन कर रहा था। और अच्छा है कि राजनीति हुई, राजनीति न होती तो आज राम मंदिर न बन पाता, ये देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। लेकिन आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात अब बता देता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, विनोद जी ने वो पकड़ा और दरअसल वही मूल है। प्रधानमंत्री पंचवटी से अपना 11 दिन का अनुष्ठान शुरू करते हैं, काला राम मंदिर में दर्शन करते हैं, संत एकनाथ जी की भावार्थ रामायण जो मराठी में लिखी है वो गाते हैं साथ में बैठकर, और उसके बाद कहां वो जाते हैं, अटल सेतु, उसका उद्घाटन करते हैं। सीताराम येचुरी जी का एक पोस्ट है उनकी, उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, वो खैर ये लोग अंग्रेजी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। व्हाट एल्स इज दिस बट द ब्रेजन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन फॉर इलेक्टोरल डिविडेंड्स, ग्रॉस मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पीपुल्स फेथ एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स। और उन्होंने फोटो क्या लगाई है जानते हैं, नरेंद्र मोदी की फोटो है, भगवा लहरा रहा है, ओम लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है राम मंदिर इज बीइंग बिल्ट आफ्टर डिलीवरिंग 500 किलोमीटर्स ऑफ मेट्रो, 51 करोड़ बैंक अकाउंट, 4 करोड़ फ्री होम्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस, 45 करोड़ मुद्रा लोन्स, 220 करोड़ फ्री वैक्सीन, 11 करोड़ फैमिलीज पाइप्ड वाटर, 10,000 जन औषधि केंद्र, 10 करोड़ पीपल विद एलपीजी कलेक्शन, 70,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज। भूखे भजन न होय गोपाला, किसी के पेट में भोजन नहीं है, आप कहिए कि जरा राम नाम जपो तो कहेगा तुम भी जाओ तुम्हारे राम भी जाएं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये सब करने के बाद राम मंदिर बनवाया, और इसको सीताराम येचुरी पोस्ट कर रहे हैं। मैं कहता तो शायद अभी कहा जाता कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात, सीताराम येचुरी कह रहे हैं इतना डिलीवर करने के बाद ये मंदिर बन रहा है। बताइए राजनीति ये वाली देश को होनी चाहिए कि नहीं, जिसमें विकास के साथ देश की सांस्कृतिक विरासत दिख रही है, गर्व के साथ वो पताका फहरा रही, हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय, किसी भी भारतीय के लिए होगा। बिल्कुल अवधेश जी, हाँ मैं आ रहा हूँ सर, एक बार हर्षवर्धन जी ने कहा था विनोद जी को मौका दीजिएगा, इसलिए मैं मौका मांग रहा हूँ, मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि गाँव कस्बों में मंदिर भी बनते रहते हैं, मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है, ये ठीक है, लेकिन एक उसमें भी दो तरीका है। कलश की स्थापना पहले हो जाती है, उसके बाद निर्माण होता रहता है मंगल कलश की। खैर वो एक विवाद का विषय, धर्मशास्त्र की बात है तो शास्त्र में शंकराचार्य कह रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, तो शंकराचार्य की बात न मानने का कोई कारण मेरे पास नहीं है, तो उनको तो मैं हिंदू विरोधी नहीं कह सकता, सीताराम येचुरी को हम कह सकते हैं। दूसरी बात, जो जितना उपलब्धियां गिनवाई अभी सीताराम येचुरी के ट्वीट को कोट करते हुए, सारी डाटा है, रिकॉर्ड पे है, दावा भी है ये, इतनी उपलब्धियां, और प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास कि लाल किले से उन्होंने कहा कि मैं फिर तीसरी बार आऊंगा तो ये करूंगा, संसद में उन्होंने कहा कि मैं तीसरी बार आके फिर ये करूंगा। तो जब इतना आत्मविश्वास, इतना सब कुछ है, तो फिर आराम से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा बाद में कर लेते थे। जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी कि अभी 2024 से पहले होना चाहिए, या तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास हिला हुआ है कि पता नहीं आए कि ना आए, या तो ये है इसलिए राम मंदिर भी साथ मिल लिया इतनी उपलब्धियों के साथ, तो ठीक है, मैं उसका विरोध, मैं तो खाली तथ्य रख रहा हूं कि इसका मतलब ये स्वीकार हो ना कि हाँ भाई हम चुनाव से पहले इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम ही करें, और आपको अधिकार है करने का, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर आंदोलन में संघर्ष किया है, इसमें किसको ऐतराज है, या उनका मैनिफेस्टो में बाकायदा घोषित वादा था, वादा पूरा किया। तो आप ये मानो कि हाँ भाई हमको चुनाव से पहले करना है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव को पता नहीं हम आए कि ना आए, तो हम करना चाहते हैं हम करें। तो ये अब एक तरफ तो दावा कि हम ही आएंगे, तो आओगे तो फिर जल्दी क्या है, फिर आराम से जो 25 में 26 में जब मंदिर पूर्ण बन जाए तब करो, क्योंकि ये गली मोहल्ले में मंदिर नहीं है, ये विश्व का सबसे विशाल और भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, तो उसका उद्घाटन, उसका लोकार्पण पूरे भव्य तरीके से करो। ये मतलब एक प्रश्न है, ये अहम बात आप कह रहे हैं। तो आपकी बात जो आप कहने वाले थे, दूसरा सवाल, इतना माहौल बना दिया, भव्य होने से ही तो दिक्कत हो गई, शांति से होता तो कहां दिखा। 500 साल के बाद भी, 500 वर्षों के बाद भी ये होगा कि अभी क्यों कर रहे हैं, 500 वर्षों के बाद भी कमाल है। बात करो, चुनाव के पहले करो, ये प्रश्न चलता रहेगा। जब आपके पास भी होता,
अगर बीजेपी सरकार में न होती, कोई गैर भाजपा सरकार के समय हो रहा होता, तब भी ये प्रश्न होता। ये और चुनाव के समय इस तरह की बात हुई, या कोई पार्टी अपने हिस्से काम कर रही होती तो मानती कि हम चुनाव के पहले इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव है सामने। देखिए, क्या दिक्कत है मानने में कि चुनाव के हिसाब से कर रहे हैं? जितने तर्क है, अगर राम मंदिर केवल चुनाव तक सीमित हो जाए, बीजेपी के हार जीत तक सीमित हो जाए, तो फिर तो राम मंदिर का कोई मायने ही नहीं, खासकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का। हाँ, ये हम पत्रकारों की अपनी सीमाएं हैं कि हम उसी आईने से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेने की कोशिश कर रही होगी, कांग्रेस भी अपने हिसाब से कर रही होगी, उसमें तो कहीं कोई दो मत हो नहीं सकता है, लेकिन हमारे लिए वो वहीं तक सीमित नहीं है कि हम इसका विश्लेषण वहीं तक करें। अब इसमें कई बातें आई हैं। एक तो जो मूल बात यह है कि जब हमारे पास कोई भी तर्क नहीं बचता है कि हम किस तर्क के आधार पर इसको गलत साबित करें, तो हम बाएं दाएं ढूंढ के जबरदस्ती कुछ तर्क लाते हैं जो लोगों के गले नहीं उतरता है। विनोद जी क्षमा करेंगे, हमारे बड़े भाई, इनके सारे तर्क वैसे ही रहे, और मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जैसे महाभारत में अर्जुन बहुत सम्मान करते थे भीष्म पितामह का, लेकिन वो चूंकि धर्म युद्ध था इसलिए उन पर तीर चलाना ही पड़ा। तो हमारा इनका प्रेम तो रहेगा, लेकिन एक युद्ध है इसलिए तीर हमको चलाना पड़ेगा इन पर। मेरे पास कोई चारा नहीं है इस समय, छोड़ा नहीं। अब तय कर दिया कि ये पांडव पक्ष में, मैं कौरव पक्ष नहीं ये होते हैं भाई। तो वो जो है पक्ष, ये अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। हमारा आपने हमें भीष्म कैसे बना दिया भाई? मैं वो भीष्म नहीं बन सकता जो राज्यसभा में अपनी कुलवधु का चीरहरण देख करके भी भीष्म पितामह बना रहे हैं। मैं वो भीष्म पिता ही नहीं बन सकता, और ना मैं उस भीष्म की आपका सम्मान करता हूं जो अपनी कुलवधु का चीरहरण होता हुआ देख करके जो है उसके बाद। देखिए, अब ये ऐसा है, विनोद जी बोल रहे थे, हम लोग पूरी तरह शांत हो रहे थे। नहीं, हमने बीच में बोला नहीं, पूरा ध्यान से मैंने आपको सुना है, लेकिन मैं जान रहा था, मैं बोलने वाला था कि मैं बोलूंगा तो ये बीच में बोलेंगे। पहली बात ऐसा है, आप भीष्म पर बोला बस। तो इसलिए भाई भीष्म का मतलब होता है कि सबसे प्रिय जिसको मान रहा है उसका खंडित करना। आपने भी चाहा कि वो बीच आपने जो बात कही उसका जवाब उन्होंने, तो ठीक है, जल्दी से राहुल जी से प्रतिक्रिया। ठीक है, नहीं जल्दी से कैसे होगा भाई, आप ले लेंगे, मैं इतनी देर से बैठा हूं, 2 बार बोले नहीं। इसमें कई सवाल उठे हैं ना, उसको कई तो समर्थन दिया। पहला सवाल यह है कि कांग्रेस ने क्या, वाकई कांग्रेस को अगर यह तय करना था कि हम में से कोई जाए, तो जयराम रमेश का जो ट्वीट था उसमें यह लिखा जाना चाहिए था। उसने बताया है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं, जो अर्धनिर्मित में लिखा जाना चाहिए, पूरा उसमें साफ लिखा है इसमें कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ध्यान से सुनिए, श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। इसमें कारण दिया गया हुआ है कि इस प्रकार से अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यह इनका आयोजन है। जब देश में इस पर शुरू हुआ है अपनी पार्टी में, तो बाद में एक सफाई दी गई है। अब इसमें 2 बातें हैं। अर्धनिर्मित का, सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास 8 मई 1950 को हुआ था। 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और मंदिर पूरी तरह बन के 1962 में तैयार हुआ। किसी ने प्रश्न नहीं उठाया कि आप क्यों गए हैं, बाकी तो इन्होंने कह दिया। हम लोगों ने संपूर्ण जीवन में देखा है, संपूर्ण मंदिर के निर्माण का जहां जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो जगह संपूर्णता से निर्मित है या नहीं है, कर्मकांडीय तरीकों से कि जो मंत्रों की ध्वनि होगी उसके अनुरूप वो सारे निर्माण है कि नहीं है, केवल इतना देखने की आवश्यकता होती है। और अगर यह काम हो रहा है तो जितनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। 1951 में देखिए कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने क्या कहा था कि हम लोगों ने यह सोचा, पिछली बार भी इस बात को इन्होंने काटा था, कि एक देश का वायुमंडल बनता है चीजों से। अगर सोमनाथ के मंदिर का विध्वंस हुआ, उससे जो वायुमंडल बना था उससे हमारे देश का पतन होता गया। जितनी जल्दी इसका निर्माण होकर प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब देश का वाइब्रेशन चेंज होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, तो चीजें बदलेगी। इसलिए अयोध्या का वो जो ध्वस्त किया गया, उसके जो वाइब्रेशन निगेटिव है उसको जितनी जल्दी आप खत्म करेंगे, वो चीजें जो आध्यात्म को समझता है, जिसके अंदर सूक्ष्मता है, जो अंतर चेतना को समझने का, वो उस चीज को समझता है और विनोद जी इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो इसीलिए अब जो तीसरी बात आ रही है इसमें कि कांग्रेस,
उस कार्ड में देखिए स्पष्ट है कि जिसको निमंत्रण मिलेगा केवल वही जा सकता है। ये कहना कि कोई चला जाए, निमंत्रण वाले ही जा सकते हैं, कोई और जा ही नहीं सकता है। इसलिए उसका ध्यान रखिए, पता नहीं क्यों नहीं दिया, हम तो जाना चाहते थे, हमको तो निमंत्रण मिला ही नहीं है, तो हम क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको निमंत्रण नहीं मिला है, तो गया ही नहीं है। अब ये आ रहा है कि सुनिए, चुनाव का जहां तक प्रश्न उठ रहा है, ये अच्छा हुआ कि 1989 1991 के बाद 96 में इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। 2024 के चुनाव में और राम मंदिर के साथ साथ, और राम मंदिर केवल नहीं है, मोदी जी अगर 11 दिन का अखंड व्रत रख रहे हैं, देखिए ऐसा है कि जजमान बनने के लिए भी ना बहुत साधना की आवश्यकता होती है। लोग आलोचना कर रहे हैं कि क्या है, वो बहुत आसान बात नहीं कि 11 दिन का अखंड व्रत रखने के बाद उस काम को पूरा करना। तो ये साधना भी देश के लिए हो रही है, और इस साधना कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो संपूर्ण देश के कल्याण के भाव से वो साधना हो रही है। एक महान यज्ञ हो रहा है इस देश में। जिस तरह से आजादी के 15 अगस्त 1947 को जो चीजें होनी चाहिए अखंड व्रत के साथ हमारे देश में, और उस ढंग से जब स्वतंत्रता होता तो देश का एक अलग माहौल बनता। तो बहुत चीजें वो नए सिरे से उसको चीजें कोशिश हो रही है। 15 अगस्त 1947 को हम राजनीतिक रूप से आजाद हुए थे, समझ गए ना। लेकिन 1971 में थोड़ा बहुत सुरक्षा की दृष्टि से हमारे देश को एक आत्मविश्वास आया था। लेकिन जिस दिन जो है, जहां ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति लग रही है ना, वहां जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लगा, उस दिन से हमारी वैचारिक आजादी की शुरुआत हो गई। और जब हम चंद्रयान पर गए और उसका नाम शिव जी पर रखा गया, तो भारत की सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत हुई। और अयोध्या के उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत की आत्मा आजाद होने जा रही है। इस महान चीज को ऐसे देखने की आवश्यकता है, कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी ये चलता रहेगा। ये देश जो है, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, इस देश के पतन के साथ विश्व का पतन हुआ है, इस देश को खड़ा करना उस आधार पर जरूरी है। क्योंकि एकमात्र भारत देश है जो धर्म और राजनीति, गांधी जी ने कहा कि अगर राजनीति से धर्म को अलग कर दोगे तो राजनीति आत्मा विहीन प्राणी के समान हो जाएगी। और ये धर्म ऐसा है जिसमें भारत दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। उस धर्म को हम सोचते हैं, पॉलिटिक्स का अनुवाद राजनीति नहीं है। राजनीति में राज और नीति है, और नीति हमारे यहां नैतिकता से है, जो धर्म से निकली हुई है। तो ये व्यापक इसका एक वैचारिक फलितार्थ है। उसको देखते हुए इस विद्वान लोग अगर विचार करेंगे तो कांग्रेस को भी शायद सही सुझाव देते। हमारा देश एक करवट ले रहा है और संपूर्ण विश्व के हित में इसका करवट लेना है। ठीक है राहुल सर, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। मैं आ रहा हूं। मुझे जो है ये थोड़ा अजीब लगता है। देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी की राजनीति जो है हिंदू राजनीति, ठीक है, ये स्पष्ट है। और इसमें बीजेपी कोई अपने आप को छुपाती भी नहीं है कि हमारी राजनीति हिंदू राजनीति नहीं। बीजेपी की कोशिश शुरू से रही है कि जो विभिन्न जातियों में बटा हिंदू समाज है वो एक साथ आ जाए, और उसकी राजनीति उस पर टिकी है, क्योंकि वो एक समाज एक साथ आएगा तो वो बीजेपी को बहुत अच्छे से वोट करेगा। दूसरा, कांग्रेस की राजनीति साफ है कि वो जो है अल्पसंख्यकों और ऐसे लोगों पे विश्वास रखती है जो धर्म को अलग रख के विश्वास, अलग अलग चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। वो मुद्दों को देखते हैं, कौन किस तरह का मैनिफेस्टो ला रहा है, कौन किस तरह की चीज़ें डिलीवर कर रही है। तो ये राजनीति साफ है। तो इसमें ये सोचना कि अगर बीजेपी ने राम मंदिर का इशू उठाया था और उसके बाद चुनाव, जैसे विनोद जी ने कहा, चुनाव हार गए थे कई बार, तो चुनाव हार गए थे तो क्या उनको राम मंदिर का, अगर वो इसे राजनीतिक प्रश्न नहीं सोचता, वो सिर्फ मतलब ये सोचता कि सिर्फ हमें राजनीति इस पे करनी है, तो वो उस मुद्दे को छोड़ चुका होता। जैसे बहुत सारी पार्टियां एक मुद्दा उठाती हैं, अगर वो उस पर सफल नहीं होता वो छोड़ देते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये राजनीति के अलावा भी एक आस्था का भी प्रश्न था। उसे लगता है, और उसे अभी भी लगता है, कि भगवान राम के नाम पर विभिन्न जातियां या विभिन्न हिंदू जातियां एक साथ आ सकती हैं। तो वो उसको पॉलिटिक्स और धर्म दोनों से जोड़ के देखता है। तो बिल्कुल साफ है, बीजेपी एक राजनीतिक दल है। हम ये कहें कि वो किसी चीज को लेकर राजनीति नहीं करेगी तो अपने आप को हम जो है अपने आप को गलत विश्वास दिला रहे हैं या गलत सोच रख रहे हैं। यह बात आप करें। एक आखिरी प्रतिक्रिया विनोद सर, आपकी जो सवाल उठाए राहुल जी ने भी। राहुल जी ने सवाल सही उठाए और बिल्कुल सही बात है। देखिए, बीजेपी इस मुद्दे की गहराई को समझती, बीजेपी से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुद्दे के महत्व को और अहमियत को समझता रहा है। इसीलिए जो शीतला सिंह की किताब में एक प्रसंग है, जो शीतला सिंह पत्रकार थे वहाँ के फैजाबाद के, अयोध्या के, और वो बाकायदा राम मंदिर आंदोलन से तमाम सारे मुद्दों में वो जुड़े हुए थे, वार्ताओं में। तो उन्होंने प्रसंग का जिक्र किया है जिसमें
उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल जी मान गए थे जब राजीव गांधी की सरकार के समय ये तय हुआ कि मेक शिफ्ट टेक्निक के जरिए इजराइल से मंगा के और इसको इस ढांचे को अलग करके वहां पर जमीन सौंप दी जाए, और वो तैयार हो गए थे। इस पर तत्कालीन संघ प्रमुख सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने उनको बड़ा डांट लगाई और कहा कि तुम कैसे मान गए। तो उन्होंने कहा साहब राम मंदिर हमारा मुद्दा था, राम मंदिर बनाना चाहते थे, तो राम का मंदिर तो इस देश में सैकड़ों हैं, हमें तो ये मुद्दा ऐसा है जिससे हमको तो आगे की राजनीति का रास्ता तय करना है और इससे हमको देश के अंदर जो है अपना हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाना है, इसको ऐसे हम थोड़ी छोड़ देंगे। और ये उन्होंने लिखा, उसका कोई खंडन नहीं आया। बहुत सारे लोग कह सकते गलत लिखा, इसका आज तक कभी उस किताब का कोई संघ की तरफ से या विश्व हिंदू परिषद कोई खंडन नहीं आया कि उन्होंने गलत लिखा, वो छपी है किताब, तो वो उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब संघ इस मुद्दे के महत्व को बहुत पहले से समझता था कि भाई ये मुद्दा ऐसा है, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को बहुत पहले से उठा रखा था और लगातार। और भारतीय जनता पार्टी संघ द्वारा ही संचालित है, माता संगठन है संघ, चाहे कितना भी वो कह दे कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र वो हैं एक कार्य पद्धति के रूप में, लेकिन वैचारिक प्रतिष्ठान तो उनका जो गंगोत्री है, विचार गंगोत्री तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उसके जरिए ही सारी वैचारिक धारा तय होती है भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ ही नहीं सकती थी, नंबर एक। नंबर दो, भाजपा और उसके रणनीतिकार जानते थे कि मुद्दा एक रात में फायदा देने वाला नहीं है, ये दूरगामी लाभ का मुद्दा है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मंदिर का मुद्दा उठाया और चुनाव नहीं लड़ पाया, तो 6 दिसंबर 1992 के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव हार गई थी, ये मुद्दा नहीं छोड़ा उसने, इसे नहीं छोड़ा। उनको मालूम था कि ये मुद्दा जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों के बीच में जाएगा तो उनका जो हिंदुत्व का पूरा जो अवधारणा है जिसमें तमाम सारी जातियां एक साथ एक बरगद के नीचे आएंगी, वो इसके जरिए उनको एक साथ लाभ मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा और समझदारी दिखाई और उसका लाभ उनको मिला। भाई 2014 की जीत में तमाम सारे मुद्दों के बावजूद जो अम्ब्रेला बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें तमाम सारे पिछड़ी जातियां जो भाजपा को वोट नहीं देती थी वो आके जुड़ी। कल्याण सिंह को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? वो मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ किया गया। आज मोहन यादव जो है कमंडल और कमंडल लेके साथ चल रहे हैं इस तरह के। तो ये भारतीय जनता पार्टी की उनकी एक राजनीतिक सूझबूझ का था कि उन्होंने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा और छोड़ना भी नहीं चाहिए था। छोड़ देते तो शायद आज भाजपा वहां नहीं होती जहां आज है। ठीक है राकेश सर। शीतला सिंह घोर मंदिर विरोधी थे, घोर संघ विरोधी थे। संघ में किसी से उनकी कभी कोई बात नहीं हुई। उस पुस्तक में इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये ठीक वैसे ही जैसे कोई पुस्तक कभी मैं लिखूं और कहूं कि सोनिया गांधी जो कुछ भी करती हैं वो वेटिकन के निर्देश पर करती हैं, बिना किसी तथ्य के। न तो कभी संघ की ऐसी कोई सहमति बनी हो और संघ ने अस्वीकार कर दिया। और जो लोग ये कहते हैं वो वही लोग हैं जो कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। नरसिंहा राव जी ने कहा कोई बात नहीं, गिर जाने दो बाबरी ढांचा, भाजपा की राजनीति खत्म हो जाएगी। फिर राजनीति कहे चलो ठीक है अब राम मंदिर बन जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। इसको सोचने वाले वो चुनावी हिंदू हैं। राहुल जी जो समझा रहे थे उसको एक लाइन में मैं समराइज कर देता हूं। चुनावी हिंदू और आस्थावान हिंदू, उसका फर्क देश देख रहा है। ठीक है राकेश सर जल्दी से। जो चुनावी है वो आस्थावान है, हिंदू जो है वो वोट भी डालता है, आस्था भी उसकी है। अब ये तो राजनीतिक बयान है किसी का भी कि वो चुनावी हिंदू है, वो फलाने हिंदू है। इस देश में जो बीजेपी को वोट देता है वो भी हिंदू है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो भी हिंदू है। जो बीजेपी को वोट देता है चाहे 0.1% मुसलमान, वो भी मुसलमान है, और जो गैर भाजपा को वोट देता है वो भी मुसलमान है। तो खाली वोट देने न देने से कोई चुनावी हिंदू या राजनीति या तो आस्था की भी तो बात कर रहे हैं हो जाएगा। सारे हिंदू आस्थावान है। मैं वही कह रहा हूँ, आस्था की भी तो बात कर रहे हैं। वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। सवाल ये है कि आपके हिसाब से आस्था थोड़ी तय होगी, हर व्यक्ति की अपनी आस्था, यही तो हिंदू धर्म की व्यवस्था है। वो आस्था तो रहेगी सर, आस्था कैसे? हाँ, तो आस्था मैं कहूंगी आप आस्था मानो और मेरी आस्था मानो, ये थोड़ी होगा। नहीं, ये तो सारे राजनीतिक दल एक दूसरे को कहते हैं। राकेश सर जल्दी से। एक जगह गोत्र आ जाएगा, एक जगह जनेऊ हो जाएगा, फिर वहां जाकर के आप जो है कर्नाटक में किसी और पंथ में चले जाएंगे, जाति आ जाएगी। और ये एक जगह आएगा देश में आस्था भी, आस्था देखिए, आस्था में निरंतरता है। मतलब देखिए ये भी राजनीतिक मुद्दा है ना, कहीं जनेऊ आ जाता है, कहीं जो है गोत्र आ जाता है, सुन लीजिए, और कहीं जाति आ जाती है कि मैं ओबीसी हूँ, और कहीं आ जाता है कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। तो ये तो राजनीति के हिसाब से बयान बदलते रहते हैं, राकेश सर जल्दी से। रहते हैं नेताओं के। अभी विषय आया कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा करने के पीछे कहीं डर तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। मेरा आकलन ये है कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा करने के पीछे ये डर नहीं है, बल्कि कुल मिला के वो वायदा है जो कहा गया था कि
तारीख नहीं बताएंगे तो वो तारीख बता के प्राण प्रतिष्ठा की जा गई। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी बहुमत के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि 303 के आंकड़ा को आगे ले जाने के लिए लड़ रहे। इसलिए ये विषय वहीं पे खत्म हो जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के पीछे एक भय है। दूसरा विषय ये भी आया कि ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। मेरा मानना ये है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी यदि काम कर रही है तो कांग्रेस और अन्य दलों को भी काम करने से कोई रोक नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये घोषणा नहीं की गई कि कोई भी अन्य दल की तरफ से यदि कार्य किया जाएगा तो हम उस पर बाधा उत्पन्न करेंगे। अन्य दल की तरफ से यदि कोई राम भक्त लाया जाएगा तो उसे दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। तो इसलिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी वहां पंडाल लगा के और राम भक्तों की सेवा कर सकती है। कांग्रेस, आरजेडी, सपा भी तमाम राज्यों से राम भक्तों को लाके दर्शन करा सकती है। इसलिए राजनीति का आधार लेके और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा करना ठीक नहीं है। यह बात आप कह रहे हैं। देखिए, मंदिर कब बताएंगे, तारीख नहीं बता रहे हैं, ये सवाल पहले उठते थे। अब जब तारीख बता दी तो अब कह रहे हैं कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे। इसी को लेकर ये पूरा वाद विवाद है। लगातार राजनीति हो रही है। हालांकि अब राजनीति देखिए, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की राय आपने सुनी। दोनों ही पक्ष अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। फैसला जनता को करना है कि इसकी मैसेजिंग तमाम पार्टियां अपने हिसाब से किस तरीके से कर रही है, जनता उसको लेकर क्या सोच रही है, इससे भी आपको वाकिफ आगे लगातार करवाते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास शो खबरों के खिलाड़ी में आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।